वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग अपने एक नया इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में होगा जिससे आपको तैयारी में काफी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ना ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चीजों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इन कोड्स को स्कैन कीजिए और बेहतर जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने आज की क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिया गया, आप इस मैप को ध्यान से देखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर ये अभी छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने, चलिए इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको अप डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप पूरा मैप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले, ये आपको पता होगा है ना, नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विस्तार की, कि उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए पूरा जो भारत है, पूरा भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरा भारत है ना, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, है ना। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के इसका विस्तार है 31 डिग्री 28 मिनट तक। तो ये आपको याद रखना चाहिए, है ना, कि अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है। इसके बाद बात करेंगे अगर देशांतरी विस्तार की, तो इसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 52 मिनट से लेकर के ये लगभग है 84 डिग्री 38 मिनट, या फिर कहीं कहीं 39 मिनट भी दिया रहता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो ये इसका देखिए अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है, जबकि देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 52 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है। इतनी चीज आपको याद हो गई। इसके अतिरिक्त आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किमी, है ना, किमी स्क्वायर या वर्ग किमी। अच्छा, उत्तर प्रदेश अगर चौथा सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है राजस्थान, है ना। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर नीचे ये एमपी है, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, है ना, तो उत्तर प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र के साथ नहीं बनती, बस आपको याद रखने। और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे पर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है, और जो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 52 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट तक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चौथा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज और समझते हैं। उत्तर प्रदेश के टोटल जिलों की संख्या 75। इन 75 जिलों में जो सबसे पूर्व का जिला है, मतलब सबसे पूर्व में जो स्थित है, ये बलिया जिला है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक। इसको याद रखिएगा, सबसे पूर्वी जिला है बलिया। बलिया किसके साथ सीमा बना रहे हैं? बिहार के साथ, ठीक। सबसे पश्चिमी जिले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं ताकि सब चीज यहीं पर स्पष्ट रहे। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है सबसे पश्चिम में है, ठीक। अगर सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो यही इसके ऊपर स्थित है सहारनपुर, ये सबसे उत्तरी जिला है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सोनभद्र दिख रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन है?
सॉरी फ्रेंड्स। देखिए आपने यहां पर देख लिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे उत्तरी है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखना चाहिए। क्या क्या पॉइंट याद रखना चाहिए? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? देखिए आप यहाँ पर बाउंड्री अगर देखेंगे, देखिए ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना, फिर आगे बढ़ेंगे ये झारखंड और यहाँ पर ये बिहार। तो उत्तर प्रदेश पूरे यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसको पावर कैपिटल ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा एसटी यहीं पर निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति का जिला है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपने समझ लिया। इसके अतिरिक्त अगर उत्तर प्रदेश के पूरे बाउंड्री की बात करेंगे तो जो यूपी है ये 8 स्टेट के साथ, मतलब 8 राज्य के साथ, एक यूनियन टेरिटरी के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल के साथ सीमा बनाता है। चलिए इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। आपको एक काम करना है, आप किस जिले से हैं आपको ये कमेंट करना है। अगर आप यूपी के हैं तो आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं आपको कमेंट करना है। साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपका जिला कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए यहाँ से हम अयोध्या को उठा लेते हैं, है ना। देखिए अगर हम, या फिर लखनऊ को उठाते हैं। देखिए अगर आपने ऐसे लखनऊ को देखा, देखिए ये लखनऊ है ना। तो यहाँ पर ये लखनऊ कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है? देखिए इधर से सीतापुर के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, सीतापुर के बाद हरदोई से लग रहा है ना, उन्नाव से लग रहा है, रायबरेली से लग रहा है, इधर देखिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे बाराबंकी से लग रहा है ना, अमेठी से लग रहा है कि नहीं, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमेठी से यूपी की बाउंड्री नहीं लग रही, क्योंकि ये बाउंड्री यहीं पर समाप्त हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। तो लखनऊ कितने जिलों के साथ जिला मतलब बाउंड्री बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट कितने जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित राज्य है। देखिए उत्तर में स्थित राज्य है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी पहले कर रखा है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी, ये भी हम लोगों ने आगे समझ रखा है। और इस जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। बहुत आसान से पॉइंट है, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। यहाँ पर देखिए आगे अभी हम पढ़ेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश बनाता है। जो उत्तर प्रदेश का उत्तर है तो उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश के उत्तर में ये दोनों राज्य हैं। पश्चिम में कौन कौन है? देखिए पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। तो पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान स्थित है, जबकि दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, और पूरब में बिहार है और झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। देखिए नेपाल देश बोला गया, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, है ना। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, इसकी चर्चा आगे हो चुकी है। पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र आदिवासी जिला सोनभद्र है और कोई पहाड़ी जिला नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा जिला है, मतलब राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आगे क्या दिया, तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ बनती, मतलब सबसे जो लंबी सीमा है ये भी किसके साथ है? ये भी मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, इसकी चर्चा आगे हो चुकी है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरीय अक्षांश से, 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरीय अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी याद रखना चाहिए। पूरब से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 650 किमी, है ना। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किमी, मतलब समझिएगा पूरब से पश्चिम, मतलब यहाँ पे आप बलिया को देखिएगा, है ना, और यहाँ पे शामली को देखेगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आप देखेंगे तो 650 किमी, क्योंकि ये सबसे एकदम छोर पर है। और इधर देखिए, इधर आप सहारनपुर को देखेगा और नीचे आप सोनभद्र को देखेगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 240 किलोमीटर। तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र नेपाल देश से उत्तर में मिलती है। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से जुड़ी है, मतलब नेपाल की जो सीमा है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से जुड़ी है। कौन कौन से जिले? देखिए यहाँ पर दिया महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल की लंबाई के साथ लगभग देखिए 579 मतलब 579 किमी लंबी सीमा बनाती है। इन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्र पूर्व निर्धारित योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है। तो मतलब देखिए इन जिलों के मतलब विकास के लिए यहाँ पे क्या क्या, देखिए ये बॉर्डर
एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है। देखिए आपने ये देखा कि जो नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए ये नेपाल है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, देखिए यहाँ से नेपाल की बाउंड्री शुरू हो रही है ना, यहाँ से देखिए ये नेपाल की बाउंड्री चल रही है और नेपाल की बाउंड्री कहाँ पर समाप्त हो रही है, देखिए यहाँ पर आने के बाद ये नेपाल की बाउंड्री समाप्त होगी। नेपाल इतना है ना। 7 जिला कौन कौन सा है, देखिए पहले आपको यहाँ पर पीलीभीत दिखा, पहला जिला। दूसरा जिला है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा श्रीबस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर और सातवां महाराजगंज। तो आप इसे क्रम से भी याद रख सकते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, है ना। तो देखिए ये पूरा क्रम से हो गया, आपने मैप में देख लिया, आसानी से क्लियर हो गया। तो 7 जिलों के साथ नेपाल अंतरराष्ट्रीय मतलब नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। और ये जो सीमा लंबाई कितनी है, 579 किलोमीटर। ठीक, आगे देखिए राज्य के 3 अलग अलग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में शिवालिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश में गंगा का मैदान और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियां हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे 3 भागों में बटा है। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर में कौन है, शिवालिक क्षेत्र है, मध्य में कौन है, गंगा का मैदान है और दक्षिण में कौन है, विंध्य पहाड़ियां है। उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अगर जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु क्या है, देखिए शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, माफ कीजिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वार्षिक वर्षा 1000 मिमी से 1200 मिमी के बीच होती है ना। वार्षिक तापमान 5 डिग्री से लेकर के 46 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पे देखिए जलवायु के संबंध में भी चर्चा किया गया। देखिए मतलब एक लाइन में कितनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना। राज्य का अपवाह कई नदियों द्वारा होता है, जिसमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक शामिल है ना। देखिए आगे क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199.81 मिलियन है, जो भारत की जनसंख्या का 16.65% है। अगर 2011 के अनुसार देखेंगे जो जनगणना हुआ है तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये कितनी है, देखिए 199.81 मिलियन है ना। भारत राज्य का कितना है, 16.5%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 22.27% और 77.73% है। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर मान के चलिएगा, अगर हम लोग ऐसे मान ले कि 10,000 लोग हैं ना, तो इसमें से 2227 लोग कहाँ पर है, शहर में है, और 7773 मतलब 7773 लोग गांव में। जनजाति जनसंख्या 0.57% है, मतलब 1000 लोगों में 57 लोग क्या है, जनजाति जनसंख्या से है। राज्य का औसतन जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी, जो जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति वर्ग किमी है, जो राष्ट्रीय औसत के 2 गुने से भी अधिक है। वाह, सोचिए क्या जबरदस्त जनसंख्या घनत्व है ना, 2 गुने से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, गंगा जो तराई मतलब गंगा का मैदान है, भाबर और बिंद के क्षेत्र में आच्छादित है। देखिए यहाँ पे क्या है, तराई, गंगा का मैदान, भाबर और बिंद के क्षेत्र में आच्छादित है। राज्य में 6 स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह है, मतलब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में 6 मृदा समूह है, भाबर, तराई, बिंद, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदा। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश में क्या हो जाएगी, 9 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देखिए यहां तक हम लोगों ने समझ लिया अंग्रेजी शासनकाल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग नाम क्या रखे गए थे। तो 1775 से लेकर 1833 तक उत्तर प्रदेश को बंगाल प्रेसिडेंसी अर्थात प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया था। तो ये सीधा सा पॉइंट है, आपको याद रहेगा, याद रखिएगा कि 1775 से लेकर 1833 तक उत्तर प्रदेश को रखा गया था प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम का ये, या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी का ये, इसके अधीन रखा गया था। 1834 में क्या होता है, इसको प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल से अलग किया जाता है, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम से अलग किया जाता है और सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ के अधीन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखा है कि 14 नवंबर 1834 को मेटकॉफ के अधीन इसे कर दिया जाता है। इसका मुख्यालय एवं राजधानी इलाहाबाद किया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1834 में उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद बनाई गई। इस प्रांत का नाम आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया, और जो इसका नाम होता है, नाम क्या कर दिया जाता है, आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया जाता है। ठीक, ये सब कहानी हो रही है 1834 में। फिर 1836 में क्या होता है कि इस प्रांत को
जो मेटकाफ के अधीन किया गया था 14 नवंबर को, इसको अलग कर दिया जाता है 1 जून 1836 को और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मतलब 1836 में इसको क्या किया जाता है, मेटकाफ मतलब जो गवर्नर होते हैं इनसे अलग करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कर दिया गया और इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया। देखिए नाम क्या हो गया, पहले आगरा प्रेसिडेंसी था, अब इसका नाम हो चुका है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रखा गया। इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदलकर आगरा कर दी गई। देखिए सबसे पहले राजधानी क्या बनाई गई, इलाहाबाद बनाई गई, इसके बाद इलाहाबाद से राजधानी बदलकर आगरा कर दी गई। इसके बाद देखिए 1856 में अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और मेजर जनरल जेम्स उट्रम चीफ कमिश्नर 1 फरवरी 1856 के अधीन रखा गया। यहाँ पे देखिए 1856 की बात करेंगे तो 1856 के समय में डलहौजी की राज्य हड़प नीति चल रही, जिसको कि व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि 1856 में अवध के ऊपर, अवध मतलब उत्तर प्रदेश के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके जो अंतिम बादशाह होते हैं वाजिद अली शाह, उनको क्या किया जाता है कि वहां पे कुशासन का आरोप लगाया जाता है और उनके आगे उनकी पत्नी और उनके पुत्र को बादशाह का दर्जा नहीं दिया जाता है और अवध को क्या किया जाता है कि अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है और कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया गया कि अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, मतलब उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और चीफ कमिश्नर के अधीन इसको कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते। 1858 में इस प्रांत की राजधानी आगरा से बदलकर पुनः इलाहाबाद स्थानांतरित की गई। देखिए सबसे पहले 1834 में इलाहाबाद राजधानी बनाया गया था, 1836 में कहा कर दिया गया, आगरा कर दिया गया, लेकिन फिर 58 में वापस से क्या करते हैं कि पुनः इलाहाबाद कर देते हैं। इसके बाद देखिए 77 की कहानी क्या, अवध के जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिए गए और इसका नाम बदलकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एवं अवध रखा गया। मतलब 1877 में क्या होता है कि अवध के जो जिले बचे रहते हैं उनको क्या किया जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिया जाता है और दोनों का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। ये नाम कब रखा जाता है, 1877 में। फिर 1902 में क्या होता है कि इस प्रांत का नाम बदल करके यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया। देखिए नाम कितना बदला जा रहा है, 1902 में इसका नाम क्या रख दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर इसके बाद 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया है ना, 1937 में होता है। 1949 में क्या होता है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में जिला रामपुर, टिहरी, गढ़वाल और बनारस स्टेट सम्मिलित किए गए। तो देखिए 1949 में इन सब जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन सा जिला, रामपुर, टिहरी गढ़वाल और तथा बनारस, इसको शामिल किया गया। फिर आगे देखिएगा क्या होता है 1950 में, देखो 1950 में इस प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 को रखा गया, इस बात को याद रखिएगा। और 2000 में क्या होता है कि कुछ जिलों को काट करके एक अलग राज्य बना दिया जाता है जो कि उत्तरांचल होता है और बाद में इसका नाम उत्तराखंड किया गया, जो कि आज भी आप देख सकते हैं उत्तराखंड। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन, इसकी बात की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया, अभी अभी आपने देख रखा है कि 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण किया गया, उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो राज्य का पुनर्गठन किस कमीशन के आयोग पर किया, किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, इसको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए फिर राज्य का विभाजन कब होता है, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट दिया जाता है और 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया जाता है, बाद में जिसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है, एक हिंदी है ना, जो कि जब भारत आजाद हुआ था तब से रखा गया था। बाकी 1989 में उत्तर प्रदेश ने उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। ठीक, इसके बाद राजकीय पशु की बात करेंगे तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस या क्रॉन्च कलेज। राजकीय वृक्ष है अशोक, है ना। राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे पलाश को टेसू भी कहा जाता है। तो आप आसानी से यहाँ से चीजों को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काट करके अलग किया गया, जो पहाड़ी जिले थे उनको काटकर अलग किया गया। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है ना। ये पॉइंट कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि किस समय या किस सन में उर्दू को शामिल किया गया था, तो 1989 याद रखिएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पक्षी की बात करेंगे सारस या क्रॉन्च हो गया। राजकीय वृक्ष अशोक है और पुष्प क्या है, पलाशु। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए राजकीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो चिन्ह क्या है, एक ऐसे वृत्त बना रहेगा जिसमें 2 मछली होगी, एक तीर धनुष होगा। आपने कई बार देखा होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ऐसे एक सर्कल बना रहता है ना।
फिर वृत्त में क्या होता है, एक मछली मतलब दोनों तरफ मछली रहता है, इसके बाद तीर धनुष रहता है। आपने ऐसा सर्कल जरूर देखा होगा, ऐसे यहाँ पे तीर बना होता है, धनुष रहता है, इधर मछली रहती है और इधर मछली रहती है, तो आपने ऐसा सर्कल देखा होगा। ठीक, चलिए इसके बाद और भी आगे बात करेंगे तो राजकीय खेल की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। ठीक, अब यहाँ पर चीजों को चित्र के माध्यम से दिखाया गया, देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे राजकीय वृक्ष है, तो यहाँ पे देखिए अशोक का वृक्ष है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सीता अशोक लिखा है, मतलब अशोक का वृक्ष है। देखिए राजकीय पुष्प ये पलाश है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए बारहसिंह है, ये राजकीय पशु है। सारस है, ये राजकीय पक्षी है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आगे भौगोलिक स्थिति के बारे में, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में भी कुछ चर्चा कर रखा है, आज भी देखते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किमी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आकार की बात करेंगे तो इसका आकार लंबवत है, वर्टिकल है ना। ग्लोब पर स्थिति यहाँ पे अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश में स्थित है, अक्षांश से 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक। जबकि देशांतर की बात करेंगे तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट के मध्य में यह स्थित है ना। अक्षांशीय विस्तार अगर देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक, है ना, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, ये विस्तार है 7 डिग्री 36 मिनट। और वहीं पर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हो जाएगी 240 किलोमीटर, है ना। जो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 36 मिनट और लंबाई 240 किलोमीटर। और यहीं पर अगर बात करेंगे देशांतरी विस्तार की, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 650 किलोमीटर। रुके, यहाँ पे अक्षांशी की बात करें ना, हाँ सही, लंबाई इतनी होगी और देशांतरी में लंबाई इतनी होगी। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई लिया है, मतलब पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। देखिए पूरब से पश्चिम का मतलब लंबाई इस प्रकार से, देखिए जब आप ग्लोब बनाएंगे या फिर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्लोब बनने के बाद ये आपका इस तरीके से जो रेखाएं होती है इसको अक्षांश कहते हैं, इस तरीके से अक्षांश होता है ना। तो अक्षांशीय लंबाई की अगर बात करेंगे तो ये देखिए 240 किलोमीटर दिख रहा है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर। और ये ऐसी जो लाइन बनती है इसको देशांतर कहते हैं ना, ये देशांतर होता है। तो देशांतरी लंबाई कितनी दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर देशांतरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 650 किलोमीटर चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करेंगे, सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, इसको याद रखेगा। इसके बाद सोनभद्र है, सोनभद्र के बाद हरदोई और इसके बाद सीतापुर, है ना। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे छोटे जिले की बात करेंगे, देखिए शामली, गाजियाबाद, भदोही और हापुड़, है ना। तो ये सबसे छोटे जिले। 2011 में जब हापुड़ को नहीं बनाया गया तो 2011 से पहले भदोही को सबसे छोटा जिला माना जाता था। अब इसके बाद देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखिए यहाँ पर दिया है सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिला। तो आपने पीछे पढ़ रखा है कि सबसे पूरब का जिला है बलिया और सबसे पश्चिम में शामली, है ना। और उत्तरी और दक्षिणी की बात करेंगे तो सबसे उत्तर का जो दिशा है वो सहारनपुर है और सबसे दक्षिण का जिला है सोनभद्र, है ना। और एनसीआर, है ना, यहाँ पे अगर बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, ये भी आप याद रखिएगा। एनसीआर में यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया, है ना। कौन कौन से, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, 4 हो गए। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्य, कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो आपने पीछे देख रखा था कि उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य, है ना, मतलब ये 8 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग यही देखेंगे कि 8 हैं कौन कौन से। देखिए नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल क्या हो जाएगा, नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री है ना। इंटरनेशनल क्यों, क्योंकि नेपाल अलग देश है ना। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे तो नेपाल के साथ कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन सी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। देखिए आप इसको यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, रुकिए आपको मैप में दिखाते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नेपाल है ना। देखिए ये पूरा यहाँ से ये बाउंड्री जो है ये नेपाल की बाउंड्री है ना, ये नेपाल की बाउंड्री चल रही है ना, ये पूरी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिन 7 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम वहाँ पे लिखा गया था, देखिए सबसे पहले पीलीभीत है, डिस्ट्रिक्ट नंबर पहला, है ना। लखीमपुर खीरी दूसरा हो गया, है ना। तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती या श्रावस्ती, 5वां है बलरामपुर, 6ठा है सिद्धनगर और 7वां महाराजगंज। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। आप इनको एक क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको क्रम सेट करने के लिए मिल जाए, है ना। वहां पर हम लोग न जाकर के हम लोग यहीं पर सभी बाउंड्री को समझ लेते। देखिए
नेपाल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि उत्तराखंड के साथ कितने जिलों की बाउंड्री लगती है, तो देखिएगा अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के ये यहाँ से चल रहा है ना, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से उत्तराखंड है। देखिए सबसे पहले सहारनपुर की सीमा लग रही है, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर 2 हो गया, बिजनौर 3 है, मुरादाबाद 4 हो गया, रामपुर 5, बरेली 6 और पीलीभीत 7। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के साथ भी 7 जिलों की सीमा लगती है। आप आसानी से देख सकते हैं कौन कौन सा। देखिए सहारनपुर यहाँ पे पहला, देखिए पहला सहारनपुर का है ना, दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा हो गया मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर है ना, चौथा मुरादाबाद, पांचवां रामपुर, छठा बरेली और सातवां पीलीभीत। ठीक, इसके बाद देखिए और अगर आगे बढ़ेंगे हरियाणा के बाउंड्रीज की बात करेंगे तो हरियाणा में कौन कौन आ रहा है। देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत है ना, गौतम बुद्ध नगर और यहाँ पर अलीगढ़, तो ये हरियाणा के साथ सीमा बना रहे। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के साथ बागपत, गाजियाबाद और यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर 3 की सीमा लग रही है। वहीं पर राजस्थान की बात करेंगे तो मथुरा और आगरा 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए एमपी की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है, ये एमपी की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रहा है ना। तो अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी में कौन कौन आ रहा है। देखिए ये आगरा आ रहा है ना, इटावा हो गया, जालौन, झांसी, ललितपुर है ना। इसके बाद देखिए महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। काउंटिंग अगर आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनती है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ सोनभद्र सीमा बनाते हैं, और झारखंड के साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ सोनभद्र बनाते हैं। इसके बाद देखिए अगर देखेंगे बिहार के साथ, तो बिहार के साथ कौन कौन है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर है ना, ये सब है। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से डिस्ट्रिक्ट लग रहा है ना। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश बनाता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे सोनभद्र के बारे में एक डेटा और याद रखिएगा कि सोनभद्र यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो 4 राज्य कौन कौन से, यहाँ पर आप देखेंगे तो एमपी के साथ सीमा बना रहे, एमपी के साथ बना है, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ बना है ना, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के साथ बना और वापस से बिहार के साथ बना है ना। इकलौता ऐसा जिला है जो इनके साथ सीमा बनाते हैं। ललितपुर के बारे में एक डेटा याद रखिएगा, ललितपुर मतलब तीनों तरफ से किससे गिरा है, तीनों तरफ से एमपी से गिरा है। देखिए इधर से भी एमपी है, इधर से भी एमपी और इधर से भी एमपी है। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं अपने वापस से स्लाइड पर, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा देख रखा है कि बॉर्डर किस प्रकार से लगते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, पढ़ लेते हैं, है ना। नेपाल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। सीमावर्ती प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र, हम लोगों ने पीछे देख रखा है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, है ना। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले 7 है, आपने पीछे देख रखा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, है ना। मध्य प्रदेश राज्य 3 तरफ से मतलब मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर है, आपने पीछे जस्ट देखा हुआ था मैप में, है ना। अगर और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए। उत्तर प्रदेश के साथ लगी सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, और सबसे बड़ी वाली सीमा कौन सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले लगे, 11 जिले आपने पीछे देखा है ना। दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। हिमाचल के साथ सटा जिला सहारनपुर है। सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य 4 आपने जस्ट पहले अभी देख रखा है ना। बिहार की सीमा को छूने वाले राज्य महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र की कहानी आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एसटी इसी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मध्य प्रदेश की अगर जिलों की बात करेंगे तो कुल 11 जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। ठीक, वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ एक राज्य की बाउंड्री लगती है, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ एक जिला सीमा बनाता है, सोनभद्र, है ना। राजस्थान को मथुरा और आगरा टच करते हैं, है ना। हरियाणा की बात करेंगे सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, है ना। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन कौन से, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जबकि दक्षिण की ओर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई का मतलब देखिए, हरदोई एक उत्तर प्रदेश का जिला है और ये टोटल 8 अलग अलग जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है ना। बदायूं से उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। देखिए हरदोई और बदायूं, ये 2 डेटा याद रखिएगा, हरदोई और बदायूं। हरदोई की बात करेंगे तो हरदोई को कितने जिले टच करते हैं, 8, और जबकि बदायूं को 7। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कि एक जिला और एक उत्पाद के बारे में उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्पादों की बात करेंगे। तो देखिए आगरा का जो उत्पाद है, आगरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ का प्रोडक्ट है चमड़ा उत्पाद, मतलब प्रसिद्ध उत्पाद है चमड़ा। जौनपुर में ऊनी कालीन मतलब दरी प्रसिद्ध है।
अमरोहा की बात करेंगे तो अमरोहा के ढोलक, ये कई बार पेपर में देखने के लिए मिले, वनडे एग्जाम्स में मिलते हैं, अमरोहा का ढोलक, है ना। जबकि झांसी में सॉफ्ट टॉयज, मतलब जो मुलायम खिलौने होते हैं उसकी बात है। अलीगढ़ के ताले, ये आपने कई संगीत के माध्यम, कई गानों में भी सुना होगा अलीगढ़ के ताले, है ना। और हार्डवेयर भी याद रखिएगा। कौसाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण, मतलब जो केला, मतलब केला से बने हुए प्रोसेस्ड फूड होते हैं, ये काफी फेमस है ना। और यहाँ की बात करेंगे तो देसी घी यहाँ का प्रसिद्ध है। जबकि कन्नौज का इत्र, है ना, कन्नौज का इत्र मतलब परफ्यूम यहाँ का फेमस है, ठीक। इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए आजमगढ़ की बात करेंगे तो आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां ये प्रसिद्ध है। जबकि कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद, मतलब ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए अम्बेडकर नगर की बात करेंगे तो वस्त्र उत्पाद है। कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन, है ना, ये जरूर याद रखिएगा कि कानपुर में एल्यूमिनियम के बर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अमेठी की बात करेंगे तो मूंज के उत्पाद है। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद प्रसिद्ध है। अयोध्या के गुड़, है ना, अयोध्या का गुड़ प्रसिद्ध है। कासगंज में जरी जरदोई प्रसिद्ध है। बदायूं में जरी जरदोई उत्पाद, देखिए यहाँ पे सबका चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो जनजातीय शिल्प फेमस है। बागपत में होम फर्निशिंग है। ललितपुर की बात करेंगे जरी सिल्क साड़ी, है ना। और भी आगे अगर बढ़ेंगे तो बहराइच की बात करेंगे तो गेहूं डंठल उत्पाद फेमस है। लखनऊ में चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, है ना। जबकि बरेली में जरी जरदोजी फेमस है। महाराजगंज में फर्नीचर, है ना। बलिया का बिंदी, बलिया में बिंदी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मेरठ में खेल की सामग्री, मतलब जितने भी खिलौने होते हैं, खेल की सामग्री वहां के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बस्ती से काष्ठ कला फेमस है ना। महोबा में गौरा पत्थर है। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल की बात है ना। मिर्जापुर से कालीन फेमस है। भदोही से कालीन फेमस है, मतलब कारपेट, है ना। मैनपुरी में तारकसी कला प्रसिद्ध है। इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बांदा की बात करेंगे तो सजर पत्थर शिल्प यहाँ पर है। मुरादाबाद में धातु शिल्प है। बिजनौर में काष्ठ कला। मथुरा के में सैनिटरी फिटिंग, मतलब जो नल वल की फिटिंग होती है। आगे देखिए बाराबंकी की बात करेंगे, वस्त्र के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए फेमस है। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था कि अयोध्या भी गुड़ के लिए प्रसिद्ध है ना। बुलंदशहर सेरेमिक उत्पाद के लिए फेमस है। मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए मऊ के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए चंदौली की बात करेंगे तो जरी जरदौजी के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है ना, ये याद रखिएगा, है ना। इसके बाद आगे देखिए चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज में मूंज उत्पाद आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना। देवरिया में आपको सजावट के सामान मिलेंगे। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण आंवला का सामान मिलेगा, इसको याद रखिएगा, है ना। इसके बाद इटावा की बात करेंगे तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रायबरेली काष्ठ कला के लिए फेमस है ना। एटा की बात करेंगे तो एटा में क्या फेमस है, देखिए एटा में अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद मिल जाएंगे। रामपुर में पैच वर्क मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है ना। संत कबीर नगर ब्रॉसवेयर के लिए फेमस है। आगे बात करेंगे फतेहपुर में बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स ज्यादा चलते हैं। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी चलता है। नेक्स्ट देखिए और भी आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद चलते हैं, तो आपने फिरोजाबाद की चूड़ियां जरूर सुनी होगी, है ना, कांच के प्रोडक्ट हैं। शामली की बात करेंगे लौह कला फेमस है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में रेजिमेंट गारमेंट फेमस है। सहारनपुर में बात करेंगे लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर में, है ना। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग फेमस है। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प हो जाएगा। गाजियाबाद की बात करेंगे तो अभियांत्रिकी सामग्री, मतलब जितने भी इंजीनियरिंग से जुड़े सामान है गाजियाबाद के लिए प्रसिद्ध है ना। इसके बाद देखिए संबल में हस्तशिल्प ज्यादा वो है ना, मतलब यहाँ का जो मुख्य उत्पाद है ये हस्तशिल्प है। गोंडा की बात करेंगे तो ये खाद्य प्रसंस्करण यहाँ पर दाल का चलता है ना। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल प्रसिद्ध है। इसके बाद गोरखपुर में टेराकोटा, है ना। टेराकोटा भी कई बार पेपर में देखने के लिए मिला है ना, इसको याद रखिएगा। सीतापुर की दरी प्रसिद्ध है। इसके बाद हापुड़ में होम फर्निशिंग। सोनभद्र में कालीन, है ना। कालीन के लिए देखिए भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब याद रखिएगा, है ना। आगे और बढ़ेंगे। हरदोई की बात करेंगे तो हरदोई में हैंडलूम, है ना। सुल्तानपुर का संबंध है मूज उत्पाद से। हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है ना। उन्नाव की बात करेंगे जरी जरदोजी। हमीरपुर के जूते प्रसिद्ध है। वाराणसी में बनारसी रेशम की साड़ी, मतलब बनारसी साड़ी आपने कई मूवीज में देखा होगा, है ना। इसके बाद बात करेंगे जालौन में तो हस्त निर्मित कागज यहाँ की कला यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हम लोगों ने 75 डिस्ट्रिक्ट का डिस्कशन किया है। आप इसको आराम से एक एक करके याद कर लीजिएगा, कई बार मैचिंग के लिए आते हैं, आपको मैच करना पड़ेगा। तो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, एक जिला एक खेल के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसको शॉर्टकट में ODOS के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था स्पोर्ट को बढ़ावा देना। यहाँ पर यही डेटा दिया गया है कि देखिए खेल को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में किस किस खेल को बढ़ावा दिया गया,
किस जिले में किस खेल को मान्यता दिया गया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए खेल का नाम दिया गया और इस तरफ जिले का नाम दिया गया कि किस खेल को किस जिले में मान्यता दिया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे कुश्ती, कुश्ती के लिए वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। तो ये कुछ जिले हैं जिनको कुश्ती के लिए मतलब शामिल किया गया, कुश्ती के लिस्ट में रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। यहाँ पे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कुश्ती में कौन सा नहीं, या फिर आपको अलग अलग प्रकार से मैच करने के लिए दिया जा सकते हैं। अगर बात करेंगे एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संबल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इतने जिलों को शामिल किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा जिलों को शामिल किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिलों को किस स्पोर्ट के लिए शामिल किया गया, तो ये एथलेटिक्स है। अच्छा, एक से जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आप जिस जिले से उस जिले के में किस खेल को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे हॉकी के लिए, तो हॉकी में शामिल किया गया प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। देखिए हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, ये भी आपको कमेंट करना है। और जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आप उसको कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा और चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में आगरा और कानपुर को सेलेक्ट किया गया। इसके बाद बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर को सेलेक्ट किया गया। भारोत्तोलन में मिर्जापुर और बिजनौर है। मुक्केबाजी में बुलंदशहर और कुशीनगर है। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर है। फुटबॉल में हाथरस को शामिल किया गया। तैराकी में पीलीभीत का स्थान है। निशानेबाजी में बांदा को शामिल किया गया, जबकि कबड्डी में कन्नौज को शामिल किया गया और लॉन टेनिस में प्रयागराज। देखिए जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मतलब जितने भी ऐसे खेल हैं जहाँ पे कम जिलों को शामिल किया गया तो आप उसको जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि कम है तो आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। जैसे ये सब इसमें आप एकदम एग्जैक्ट जिले को खेल के साथ याद रखिएगा। बाकी एथलेटिक्स में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जिलों को स्थान दिया गया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला डेटा क्या दिया गया, अब यहाँ पर यह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है इसकी बात करेंगे। तो अब भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है ना। तो आगे देखिए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, कई बार पेपर में आए हुए है ना। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये इज्जतनगर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। देखिए हैंडलूम की बात अगर आएगी तो ये वाराणसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, ठीक। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP मतलब CMAP इसको बोल सकते हैं, लखनऊ में स्थित है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन ये भी लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान ये भी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद देखिए CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में स्थित है। कोशिकीय एवं निवारण अबुर्द शास्त्र संस्थान, देखिए अबुर्द शास्त्र की बात करेंगे मतलब एक तरीके से कैंसर की बात किया जा रहा है, ये नोएडा में स्थित है। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा जो संस्थान है ये लखनऊ में स्थित है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि लखनऊ वाले ज्यादा हैं, तो आप इसमें जरूर याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए चीनी अनुसंधान इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बीरबल साहनी इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर और बात करेंगे तो केंद्रीय औषधि को याद रखिएगा, है ना। तो आप ऐसे एक बार पढ़ सबको लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करके इन सबको याद कर लिया जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर और चीजें दी गई हैं। देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है ना। इसके बाद देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में, दलहन की बात आएगी कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी की बात है ना। देखिए हैंडलूम भी वाराणसी में था, वेजिटेबल की भी बात वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये प्रयागराज में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में। अगर आम की बात करेंगे पहले था लखनऊ में था, अभी इसका नाम बागवानी संस्थान रख दिया गया।
सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए कालीन का जुड़ाव पूरी तरीके से भदोही में है, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी कहाँ पर होगा, भदोही में होगा, है ना। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान ये नोएडा में स्थित है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, है ना, ये नोएडा में स्थित है। वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये भी नोएडा में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंस्टीट्यूट रहे, ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर स्थित है इसको आप जरूर से याद रखिएगा, ये यूपी जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट आगे क्या दिया गया, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी। पार्क और सिटी से भी कई बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ, इसको याद रखिएगा। एरोस्पेस पार्क, देखिए यहाँ पे कुछ शहरों के नाम लिखे गए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ व गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। देखिए यहाँ पे ये अलीगढ़ पहले था, है ना। क्षेत्रीय साइंस सिटी ये लखनऊ में स्थित है। नॉलेज पार्क की बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ट्रेनिका सिटी ये गाजियाबाद में स्थित है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में, है ना। प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया में स्थित है ना। इसके बाद आगे देखिए लेदर पार्क की बात करेंगे आगरा में, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा आगरा में। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में, है ना, कानपुर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साइंस पार्क की बात करेंगे ये हरदोई सांडेला में स्थित है ना। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में स्थित है। इसी तरीके से देखिए साइबर सिटी ये भी कानपुर को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर की बात नोएडा से जुड़ी हुई है। लायन सफारी पार्क इटावा में है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये कानपुर में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में स्थित है ना। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये नोएडा को कहा जाता है। थीम पार्क ये पर्यटन संबंधी आगरा में स्थित है। मेडी सिटी ये देखिए लखनऊ में स्थित है। फिर आगे देखिएगा वेब सिटी गाजियाबाद का है ना। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क की बात करेंगे बाराबंकी और वाराणसी में स्थित है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और आगे क्या डेटा दिया गया। बुद्धा पार्क की बात करेंगे तो सारनाथ में स्थित है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद। परफ्यूम पार्क ये कन्नौज की बात है ना। देखिए मेगा फूड पार्क ये बरेली में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथर उन्नाव में भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर रखा था। तो फ्रेंड्स ये प्रमुख पार्क कहाँ कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस स्थान पे इसकी चर्चा की गई। अच्छा एक चीज आप और भी कमेंट कीजिएगा। देखिए पहले आपका एक क्वेश्चन ये था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसमें कौन से स्पोर्ट को स्थान दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हॉकी के जादूगर कौन है। और तीसरा क्वेश्चन ये था, पार्क की बात चली रही है तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद जिस पार्क में शहीद हुए थे उसका नाम से पहले अल्फ्रेड पार्क था, बाद में उसका नाम बदल दिया गया, तो उसका नया नाम क्या रखा गया इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अल्फ्रेड पार्क जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में उसका नया नाम क्या रखा गया। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब यहाँ पर दिया है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश, अगर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। किसान बही योजना 1992। अच्छा देखिए यहाँ पे ये मतलब जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सिर्फ सन दिया गया। अब ये सब योजनाएं क्या है, अगर एक क्लास में इसको डिस्कस करना थोड़ा सा क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन सब योजनाओं की हम लोग अलग से एक क्लास डिस्कस कर लेंगे। जैसे किसान बही योजना क्या थी, चकबंदी योजना क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे। देखिए किसान बही योजना इसकी शुरुआत 1992 में किया गया था। चकबंदी योजना 1954 में लाया गया था। किसान रथ योजना 2010-2011 की योजना है। ऊर्जा शहर योजना 2008 की योजना है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की अगर बात करेंगे, देखिए दुग्ध उपलब्धता की बात करेंगे तो ये 2018-19 में कितना था, 371 ग्राम था प्रतिदिन का। और भारत, ये यूपी की बात है, और भारत की बात करेंगे तो 394 ग्राम। फिर इसके बाद देखिए राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापित किया गया था। गोकुल पुरस्कार योजना ये दुग्ध योजना के नाम से संबंधित है ना। इसके बाद देखिए शारदा नहर, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये हम लोग की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए या फिर चीजों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पे कुछ QR कोड भी दिए गए। आप चाहे तो इन QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप इन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।